हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ्स। देखिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके 2-2 नंबर वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा। कुछ 6-7-8 क्वेश्चन ऐसे आपको बता दूंगा जो आपको मदद करेंगे, परीक्षाओं में कहीं आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बताऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा कैसे किए जाएंगे वो क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है 4th सेमेस्टर से रिलेटेड तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप सारी प्लेलिस्ट की देख सकते हैं कि सबकी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखा करिए और पूरा देखा करिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न मैंने लिया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखा रहता है वो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। और इस पूरे वृत्त को देखिए आप, और इसमें जो कोण ADC ये आपको दिया गया है, एंगल ADC 140 अंश, ठीक है। तो आपको BAC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? BAC का। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको सारी थ्योरम्स बता रखी है इसके बारे में, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। चलिए सोचते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका सन 2018 में आया था। कब आया था? सन 2018 में। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो एक यहां पे देखिए चतुर्भुज, ये चिन्ह होता है चतुर्भुज का, चतुर्भुज ABCD। कैसा चतुर्भुज है भाई? चतुर्भुज ABCD के चारों जो कोने हैं वो वृत्त की परिधि पर हैं। ABCD चारों कोने वृत्त की परिधि पर हैं। आपको बताया था कि मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, इतनी एनर्जी वेस्ट की थी मैंने अपनी, तो आपने सीखा होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हों। कैसा चतुर्भुज होता है वो? चक्रीय। तो यहां पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए क्वेश्चन को करने को तो आप तुरंत कर सकते हैं अगर आपको आता है। ये लिखने का तरीका होगा, देखिए पहले मैं आपको बताता हूं चित्र के साथ कैसे डील करें। कोण हमें निकालना है BAC। सबसे पहले देखा करें कोण कौन सा निकालना है, BAC। BAC आपको बताया था बीच वाले पॉइंट पे कोण लिया जाता है, तो A वाला कोण, ये कोण हमें चाहिए, ये कोण निकालना है। तो कैसे करेंगे आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, तब तक मैं देख लूं वीडियो चल रही है या नहीं, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। जी परफेक्ट। चलो अब देखते हैं, सोचते हैं इस चीज को कैसे कर सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, इसका और इसका योग 180 अंश होना चाहिए। तो थोड़ा सा बस दिमाग चलाओ, ये 40 है मतलब 140 है, तो ये कितना होगा? सिर्फ 40 ही तो होगा, तभी तो ये दोनों 180 अंश हो सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा, कोण ABC प्लस कोण ADC। भाई ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इनका योग होना चाहिए 180 अंश। होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। आपने बोला सर जी होना चाहिए, तो चलिए कर देते हैं। तो कोण ABC बराबर क्या आएगा? ये कोण हमें दिया गया है 140, तो 180 ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचा कितना? 40 अंश। हमने निकाल लिया ये कोण कितना है, कितना है भाई? 40 अंश, ठीक। एक और प्रमेय मैंने आपको बताई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी। चूंकि यहां लिखे दे रहा हूं मैं, प्रमेय नहीं, ये क्वेश्चन में ही लिखे दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा कोण क्यों ले रहे हैं। चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, मतलब 90 अंश का समकोण होता है।
इसलिए आप देखिए अर्धवृत्त में कौन सा कोण बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको जो थ्योरम बताई थी, क्या बोला था कि ऐसे एक वृत्त होगा, ये व्यास है जो वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। इस व्यास के द्वारा कहीं भी परिधि पर कोण बना दो, वो 90 अंश का होगा। तो ध्यान से देखिए, तो एक लाइन ए से ये गई है, ये लाइन बी से गई है, यानी कि कोण ए और ये वाला, ये केवल इतना हिस्सा, ये हिस्सा 90 अंश का, क्या हो गया 90 अंश का। अतः यहां हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। निकाल लिया इतना आपने, चलिए शाबाश, इतना निकाल लिया तो सीख गए। देखिए बहुत धीरे बता रहा हूँ, बहुत स्लोली बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 90 निकाल लिया हमने। अब थोड़ा सा सोचो भाई, ये क्वेश्चन निकालना था, ये एंगल निकालना था। अब इस त्रिभुज में ले लो, ए बी सी त्रिभुज में ले लो, दो कोण आपको पता है, तीसरा 180 में से घटा के निकाल देंगे। चलिए करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ए बी सी, इसको अगर आप देखो तो आपको एक कोण ये पता है, एक ये पता है। हमने मान लिया ये एक्स अंश है, तो एक्स अंश प्लस 40 अंश प्लस 90 अंश कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योग 180 अंश। सिंपल। इन दोनों को जोड़ो, एक्स अंश प्लस 9 4 13, 130 अंश बराबर 180। अंश लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है कौन है अंश में आएगा, ठीक है। तो यहां से x बराबर कितना निकला हमारा 180 माइनस 130। भाई 130 इधर प्लस का, उधर गया माइनस का हो गया। चलिए निकल के आ गया हमारा 50 अंश, x बराबर निकला 50 अंश, यानी कि कोण ए वाला, ये वाला कोण कितना निकला 50 अंश। x हमने क्या लिया था, बी ए सी को x लिया था, कोण बी ए सी हो गया। कोण बी ए सी निकाल लिया 50 अंश। कहो समझ में आया? ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बात और बता दूं कि आपको जहां समझ में ना आया करे ना, आप कमेंट में बता दिया करो, सर ये चीज समझ में नहीं आई है। कोई ना कोई सोल्यूशन आपको बताऊंगा भाई, फोन नंबर दूंगा आपको, उससे पूछ लो। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहा गया है कि आपको एक कक्षा के 24 शिक्षार्थी, कितने शिक्षार्थी 24, यहाँ पे हमारी टोटल शिक्षार्थी कितने हैं 24 शिक्षार्थी हैं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। वैसे आपकी किताब वगैरह में प्रीवियस ईयर की, ये भी 2018 का है, आप पेपर उठा के देख लो, 2018 के पेपर में है, ठीक है। 24 शिक्षार्थियों की आयु दी गई है, ठीक है, वर्षों में। ये आयु दी गई है वर्ष यानी ईयर्स में, कौन कितना साल का है ये आयु दी गई है, और ये शिक्षार्थियों की संख्या। थोड़ा सा समझो, ये डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 12 वर्ष आयु है 4 बच्चों की, 5 बच्चों की आयु है 13 वर्ष, ऐसे करके आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो बहुत सारे आंकड़े हो जाते तो अरेंज कर दिया एक टेबल में। आपसे कहा गया है आयु की माध्यिका ज्ञात करो। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, आयु की माध्यिका। कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है भाई, माध्यिका भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। माध्यिका निकालने के लिए आपको सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना पड़ता है। जो आपके आंकड़े हैं वो मुख्य आंकड़े हैं आपकी आयु, जो ऑलरेडी आरोही क्रम में सेट है। देखो 12 13 14 15 16 सेट है। अब आप बनाओ टेबल। देखिए अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके इस चैप्टर की अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन माध्यिका वगैरह मैंने सब आपका करा रखा है। आप देखिए जाके 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए आपको इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यहां हम बनाएंगे टेबल। ये आपकी हो गई आयु, ठीक है। यहां आपकी हो गई शिक्षार्थी। आंकड़े सही हैं, देखता हूं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट कि आयु हमारे पद हैं, ये हमारी बारंबारता है। भाई रिपीट यही तो हो रहा है, 12 4 विद्यार्थियों की आयु है 12 वर्ष,
तो 4 बार रिपीट होगा 12, तो ये हमारी बारंबारता है। बारंबारता मतलब रिपीटेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले टेबल बना लो। 5 हैं हमारे पास, 5 आंकड़े हैं, तो हमने 5 आंकड़ों के लिए 5 कॉलम और 5 रोज बना ली। चलिए देखिए, आपको बताया था कि बारंबारता ऐसी, जब आप ऐसी टेबल बनाए तो यहाँ पे संचयी बारंबारता जरूर निकालें, संचयी, और ये भी मैंने सिखाया था। चलिए लिख लो जैसे दिए गए हैं। 12, 12 के सामने 4 लिख दिया, 13 के सामने 5, 14 के सामने फिर से 4, 15 के सामने 6 और 16 के सामने 5। भाई बहुत इजी है। शिक्षार्थी ये टोटल 24 होंगे भाई, पहले ही कह दिया गया 24 शिक्षार्थी हैं, तो शिक्षार्थी कितने होंगे? 5 4 9 4 13 और 13 11 24। यहाँ टोटल कितना आया? 24। योग इसको बोलते हैं, योग। टोटल आया 24। चलो कोई बात नहीं, ये 24 आने दो, आगे देखते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे? पहले का पहला लिख लिया जैसा था वैसा, फिर इसको और इसको जोड़ के यहां लिखना है ऐसे, ठीक। 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 18, 18 और 5 ये 23 ही हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19 होता है भाई। अरे भाई सिंपल मैथ्स, थोड़ी सी गलती। 24, ठीक है। देखिए ये भी 24 आया, ये भी 24 आया, यानी आपने अभी तक जो किया है वो सब सही है। चलो n बराबर हमारा कितना निकला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 है, तो n बराबर कैसा आया? ये n होता है, n, ठीक है। इसको n लेते हैं, तो n बराबर हमारा आया है यहाँ पे 24, जो कि क्या होता है? सम। 24 क्या होता है? सम, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आंकड़े सम है तो माध्यिका क्या आती है? माध्यिका आती है n/2वें पद का मान, 2वां पद लिख लो केवल, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इस पूरे के बटे में 2 माध्यिका निकल आएगी आपकी। n/2वां पद, n कितना है? 24, तो 24/2, 24 बटे 2 क्या रह गया? 12वां पद। भाई n की जगह 24 रखोगे 12वां आएगा, ठीक है। n की जगह 24 रख दिया, 24 बटे 2 कट के 12 आ गया, तो 12वां पद, ये पद लिखा है, प्लस इसको सॉल्व करो, n/2 फिर से आ गया 12, और 12 और 1 13वां पद, 13वां पद बटे में 2, ठीक, बटे में 2 तो रहेगा ही, इक्वल। 12वां पद कैसे निकालोगे? अब 12वां पद देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना। 12वां पद निकालना हो तो जिसमें 12, देखो 12 से ज्यादा आ रहा हो वही पद ले लो। देखो थोड़ा सा संयम से करते हैं, जिसमें 12 से ज्यादा आ रहा हो वही पद ले लो, तो 13 ये वाला लिया जाएगा। संचयी बारंबारता वाला खाना देखो, जिसमें 12 से ज्यादा आ रहा है ये, इसमें होगा आपका 12वां पद, तो कितना लेंगे? 14। एक बार और समझा देता हूं, संचयी बारंबारता वाला कॉलम देखो, 12वां पद लेना है तो जिसमें 12 से ज्यादा आ रहा है वो ले लो, ठीक है। हो गया क्लियर? अब 13वां पद तो आपके सामने दिया ही गया है, 13वां पद ये होगा, यहां देखो 13 इसी में तो आएगा, ये भी 14 बटे 2, 14 14 28 बटे 2, आंसर आ गया 14। कितना आंसर आ गया? 14। अब देखिए कहीं कहीं ये आंसर बहुत ही घटिया तरीके से गलत दिया गया है, कहीं कहीं मैंने देखा है फॉर्मूला लगा दिया वर्गांतर वाला, जो कि एकदम गलत है। इसमें कहीं आपको आयु वर्गों में दी गई है, वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे आयु दे दी जाए आपको 0 से 10, 10 से 20, तो वहां वर्गांतर का फॉर्मूला लगता है, उसमें अलग कंडीशन बनती है। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंडीशन बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ आपका? ये देखिए एक बार समझा देता हूं। 12वां पद, अच्छा एक बात नॉर्मल सोचो, जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, इनको विस्तारित करके लिखेंगे, तो 12 कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार, 13 5 बार, 9 पद हो गए यहां तक, 12 लिख दिया 4 बार,
13 लिख दिया 5 बार, 9 पद हो गए। अब लिखेंगे 14 को, तो 14 14 14 करके 4 बार लिखा हमने, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। 9 पद तो यहां तक हो गए थे 12 और 13 को लिखने में, तो 10वां 11वां 12वां, 12वां पद में क्या आ जाएगा 14, 13वें पद में भी 14 आएगा। नहीं आ रहा समझ में? क्या करें क्या करें, क्वेश्चन ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें, 12 की बारंबारता 4, यानी 12 लिखा जाएगा 4 बार ऐसे करके। अब 13 लिखा जाएगा 5 बार। अब 14 लिखा जाएगा 4 बार। अब भाई मेरे को बताओ, आप यहीं तक देख लो क्योंकि हमें 12वां और 13वां पद ही चाहिए था, आगे नहीं जाना था। अब बताओ 12वां पद क्या है, सिंपल सा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पद भी 14 है और 13वां पद भी 14 है। यही मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे 12वां पद पूछा जाए तो 12 के बाद जो आ रहा है उसको ले लो। जैसे यहाँ पे 13 आ रहा है तो 13 वाले में ही हम आयु का आंकड़ा लेंगे 14, और 13वां पद क्या होगा, तो वो इसी 13 में आयु का आंकड़ा फिर से क्या लेंगे 14, इसलिए मैंने 14 को वहां पे लिखा। 12वां पद भी 14 है, 13वां पद भी 14 है। चाहे आप ऐसे सोच सकते हैं, ये कंसेप्चुअल बात है, ये कंसेप्ट है, ये अवधारणा बनानी पड़ेगी आपको अपने दिमाग में। कोई बात नहीं भाई, आप तो यहाँ ये सेमेस्टर पार करके जा रहे हैं, अब मैं तो अवधारणा बनवाऊंगा जो बचे हुए लोग हैं उनकी, ठीक है, बचे हुए सेमेस्टर वाले हैं। चलिए आंसर आ गया था 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। एक रोलर का व्यास, एक्चुअली में देखिए जैसा सवाल लिखा था मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप समझेंगे रोलर का व्यास नहीं, रोलर क्या होता है, रोलर में कोई काम ही नहीं होता है कि और किसी चीज का सिवाय क्या, पहिया। तो यहाँ बात की जा रही है रोलर के पहिए की, ठीक है। तो रोलर के पहिए का व्यास, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रोलर का पहिया किस आकृति में होता है, पढ़ा चुका हूं ये चीज भी मैं आपको। रोलर का पहिया हमारा किस आकृति में होता है ये आपको सोचना है। तो हमने सोचा भाई रोलर का पहिया कुछ ऐसे बना रहता है, बताओ हाँ या ना। ये पहिया हालांकि थोड़ा सा कम ज्यादा हो गए हैं हाइट, ये लो, ये पहिया होता है रोलर का। अब बोलो सर जी हाँ ऐसा ही होता है कि नहीं। ये कौन सा रूप है, ये बेलन है, क्या है बेलन, आपने पढ़ा था ना, मैंने बेलन और शंकु पढ़वाए थे। तो इसको उठा के सीधा बना लो, बना लिया, और इस चित्र महाशय को यहां से मिटा दो। चलो ये पहिया है रोलर का जो कि लेटा हुआ होता है, ऐसे करके राउंड मारता है, ठीक है। क्या दिखाऊं, चलिए अभी मेरे पास फिलहाल लाइव एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, वरना मैं दिखा देता। चलो क्या करते हैं हम, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, समझ गया क्या दिखाना है आपको। चलो रोलर के पहिए का व्यास दिया गया है। देखिए जब आपने बेलन पढ़ा था मैंने क्या बताया था, बेलन के नीचे एक गोला होता है ऐसे, टंकी देख लो आप, टंकी देख लो, घरों में जो टंकियां रखी रहती हैं टंकी, वो टंकी देख लो, ठीक है। गोल वाला डब्बा देख लो, नीचे एक सर्कल बना रहता है वृत्त, तो इस वाले वृत्त का व्यास दिया गया है आपको 70 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर व्यास तो आपको दिया गया है 70 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या कितनी आएगी निकल के, त्रिज्या भाई हमारी आ जाएगी r बराबर क्या होता है व्यास का आधा, यानी 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। लंबाई दी गई है पहिए की, पहिया कितना लंबा है, पहिया कितना लंबा है ऐसे बताऊं, ऐसे मान लो पहिया इतना लंबा है तो यही तो लंबाई होगी। तो पहिया कितना लंबा है मतलब ये, अगर हम लेटा हुआ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो कितना लंबा है मतलब पहिए की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई क्या दी गई है, h बराबर 2 मीटर। भाई ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, कैलकुलेशन करते समय यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो ये भी हमने कर लिया 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 का गुणा हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। चलिए इतना हो गया। अब पूछा जा रहा है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा,
अब मैं चलाता हूं रोलर। मान लो ये एक रोलर का पहिया है, मार्कर ऐसे लगा है रोलर में, ऐसे चलना शुरू हुआ, ये लीजिए चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो जब इसने एक चक्कर लगाया तो ये देखिए, अगर एक चक्कर लगाएगा, आप सोचो, इमेजिन करो, एक चक्कर लगाने के बाद जहां से चला था वहीं वापस आ गया पहिया। मतलब हमने ये दूरी तय कर ली एक चक्कर में, हमने बाहरी जो हिस्सा है उतनी दूरी तय कर ली। कैसे, आपको थोड़ा सा देखिए, जब ये घूमना शुरू हुआ पहिया तो ऐसे करके चला और वापस उसी जगह आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये देखिए, अभी यहां देखिए रेड मार्कर लगा हुआ है, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो घूम के इसी जगह आ जाएगा, तभी तुम कहेंगे एक चक्कर लगाया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, एक चक्कर में अपना जो ये सरफेस है, जो ये पृष्ठ है, इतनी दूरी चलेगा। एक चक्कर में पृष्ठ जितनी दूरी चलेगी, अपने पृष्ठ जितनी। और पृष्ठ कौन सा, क्या होता है, एक चक्कर में चली दूरी बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, या फिर कह लो पहिए का वक्र पृष्ठ। पहिया बेलनाकार तो है ही, पहिए का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर का घुमाव वाला एरिया, घुमावदार कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, 2 पाई आर एच, निकाल दो, 2 इंटू पाई 22/7 होता है हमारा। आर हमारे पास है 35, एच है 200, तो हमारा यहां से क्या निकलेगा, 7 पंचे 35, 2 दूनी 4 पंचे 20। अरे भाई ये कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको, 5 दूनी 10, ये 1000 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 1000 गुणा 44, हमने कर लिया 44,000। चलो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में इतना चल रहा है, एक चक्कर में इतना चल रहा है। आप खुद बताओ, अगर एक चक्कर में इतना चल रहा है तो 50 चक्कर में कितना चलेगा, 50 चक्कर में चली दूरी, 50 चक्कर में कितना चलेगा, 50 गुणा ये, भाई एक टॉफी 2 रुपए की, तो 50 टॉफी 50 दूनी 100 रुपए की। एक चक्कर में इतना चल रहा है तो 50 चक्कर में 50 गुणा ये चलेगा, तो ये चला दिया हमने। लो 4 तो 0 आ गई पीछे, 5 चौके 20 की 0 हासिल, 2 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। क्यों भाई, क्योंकि चक्कर बहुत, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर हो जाएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए सीधा सीधा 10,000 से भाग, 10,000 से जब भाग करेंगे तो 1 2 3 4 0 खत्म, बचा 220 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 220 मीटर स्क्वायर चलेगा 50 चक्कर में ये रोलर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए ये सवाल। कहेंगे सर सवाल कहाँ है, सवाल यही है, पूरा सवाल मैं बता देता हूं आपको क्या है। सवाल में ये कहा गया है कि इस चित्र में एक वृत्त ऐसे बना है जो कि एक वर्ग की चारों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, और आपसे कहा गया है वर्ग की भुजा, भुजा है 28 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। समझ गए, चित्र को देखो, वर्ग की भुजा दी गई है हमें 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो, अगर हम माने वृत्त का केंद्र यहां पे है, व्यास खींचो, व्यास, तो व्यास कैसे बनेगा, जाके ऐसे बनेगा, ये केंद्र आएगा व्यास पे यहां। अच्छा आप ध्यान से देखो, तो जो व्यास होगा वृत्त का वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा, जो वृत्त का व्यास होगा इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी ये भी 28 होगा। भाई ये लंबाई कितनी है, 28, तो त्रिज्या क्या निकल के आ गई, 28/2 सेंटीमीटर। बस ये सवाल इसी चीज को समझने के लिए दिया गया था। ये जो व्यास होगा वृत्त का, ये व्यास, व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ये व्यास इस वृत्त, इस वर्ग की भुजा के बराबर हो रहा है, यानी व्यास हमारा 28 है, तो त्रिज्या क्या हो गई, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। निकालना है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196, 7 से काटो, 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56। हमारे पास बचा 22 गुणा 28, 22 अट्ठे 196, 176 हासिल 17, 22 दूनी 44 और 17, 7 4 11 हासिल 1 61, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, ठीक है, केवल कैलकुलेशन और इस चीज को समझने के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है एक 5वां। 700 को ऐसे भागों में बांटो, ऐसे 2 भागों में बांटो कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। सिंपल सा है। देखिए क्या करेंगे, हमने माना एक भाग x हो गया, तो अपने आप दूसरा भाग क्या हो जाएगा 700 माइनस एक्स। भाई खुद सोचो, एक भाग हमने इसमें से 300 रुपए निकाल लिए तो दूसरा कितना बचा 400 बचे, अगर ये रुपए होते तो, ठीक है। ऐसे नहीं कह दो सर ये तो 700 लिखा है, ये संख्या लिखी है, इसमें कहीं रुपए लिखा ही नहीं है, मान रहे हैं ये 700 है, 300 निकाल लिया तो दूसरा भाग अपने आप 400 बचा। तो भाई क्या एक भाग x है तो दूसरा 700 माइनस एक्स। कहा जा रहा है एक भाग का 40%, x का 40% बराबर है, कब बराबर है, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। दूसरा भाग 700 माइनस एक्स के 60% से 80 अधिक, बन गई कंडीशन। कर दो सॉल्व, x इंटू प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 700 माइनस एक्स इंटू प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 60/100 प्लस 80। यहां देखो जीरो कैंसिल, यहां देखो जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास x या 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू, इसका अंदर गुणा कर दो, 6/10 का, तो 6 7 42, 4200 ऊपर हो गया नीचे 10 माइनस 6x/10 प्लस 80। इसको इधर ले आओ तो ये देखो क्या हो जाएगा, 6x प्लस में आ जाएगा इधर, प्लस 4x और है इधर बटे 10 बराबर, ये देखो यहाँ पे कितना रह गया, 0 से 0 कैंसिल, 420 ये रह गया, 80 ये है, कुल मिला के रह गया 500। ये 80 प्लस का है, इसमें जुड़ जाएगा, 420 ये रह गया, 80 ये, कुल मिला के 500। यहाँ देखो हर समान है, सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, अगर सीधा सीधा जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10x/10 बराबर 500, 10 से 10 कैंसिल, x बराबर 500, एक भाग आ गया 500, x क्या लिया था एक भाग, दूसरा भाग क्या आएगा, दूसरा भाग 700 माइनस एक्स मतलब 700 माइनस 500, कितना बचेगा 200, तो एक भाग 500 दूसरा भाग 200, ये आपका आंसर होगा। 700 को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया है। चलिए दोस्तों देखिए, उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको 5 सवाल करवाए हैं, पांचों का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो देखिए, जाके कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, वीडियो को शेयर किया करें। क्या किया करें, शेयर किया करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे करवा के मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आज 5 क्वेश्चन हो गए, कल फिर 4 या 5 हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे वीडियो पढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।